आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी आईक्यू पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमने सिखों का इतिहास कवर किया है दोस्तों। सिखों के 10 गुरुओं की बायोग्राफी, बंद बहादुर की बायोग्राफी, ये सब कवर किया है। मुगल्स और सिखों के रिश्ते कैसे थे। आज हम एक बहुत ही महान वॉरियर की बायोग्राफी रिव्यू करने वाले हैं। महाराजा रंजीत सिंह। महाराजा महाराज छत्रपति शिवाजी हो गए, महाराजा रंजीत सिंह हो गए, हर्षवर्धन हो गए। ये कुछ ऐसे रूलर्स है, बहुत, हालांकि लिस्ट बहुत अच्छी लंबी है। महाराजा अशोक हो गए, ठीक है। ये सब ऐसे रूलर्स हैं जिन्होंने भारत को एक्सपैंड किया, और इनके रहते हुए कोई भी बाहरी शक्ति भारत में नहीं आ पाई और हालत खराब कर दी। महाराजा रंजीत सिंह की जो कहानी है वो यकीनन प्रेरणादायक है, बहुत ही ज्यादा मोटिवेटिंग है, क्योंकि लीडरशिप कैसी होनी चाहिए यह महाराजा रंजीत सिंह ने बताया। लीडर ऑफ द लीडर्स है महाराजा रंजीत सिंह। जबरदस्त कहानी। सिख एम्पायर को बना दिया। इनकी एक आंख थी, ऐसा बोला जाता है। इनको चिकन पॉक्स हो गया था तो इनकी एक आंख चली गई थी। इनकी एक ही आंख से देखते थे तो बोलते थे कि मुझे दुनिया को देखने के लिए खाली एक ही आंख की जरूरत है। कमाल की कहानी दोस्तों। तो इस बायोग्राफी में दोस्तों हम बहुत कुछ जानेंगे। एडमिनिस्ट्रेशन देखेंगे, सिख एम्पायर को जानेंगे, और साथ ही साथ इस समय ब्रिटिश का क्या हाल था यह भी देखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स को रिकनेक्ट, मेरा फेसबुक पेज है, सिद्धांत अग्निहोत्री के नाम से मेरी फेसबुक प्रोफाइल है। दोनों ही जगह आप लेक्चर की पीडीएफ ले सकते हैं, सवाल भी पूछ सकते हैं। स्टडी आईक्यू के टैबलेट और पेनड्राइव कोर्सेज हर एग्जाम के लिए आता है। अपने नंबर्स पे कॉल करिए, वेबसाइट विजिट करिए। दोस्तों अगर महाराजा रंजीत सिंह की बात करें तो इनका जन्म 13 नवंबर 1780 में हुआ था, सुकर चकिया मिसाल में इनका। ठीक है, अभी मिसाल्स क्या है अभी हम बताएंगे, ठीक है। हालांकि अभी इनका जो जो जहां पे इनका जन्म हुआ था गुजरन वाला, वो अभी पाकिस्तान में है। उस समय सब कुछ महाराजा रंजीत सिंह के ही अंडर आता था, ठीक है। आई मीन ये सब कुछ जो है वो भारत के ही अंडर आता था। अब ये स्कूल नहीं गए, ठीक है, स्कूल नहीं गए, इनको घर पे ही पढ़ाया जाता था। लेकिन काफी ब्रिलियंट थे ये, ठीक है। जो भी पढ़ते थे सब कुछ सीख लिया। गुरमुखी इनको पढ़ाई जाती थी, और उसके बाद लीडरशिप स्किल्स भी इनको सिखाए जाते थे। और बहुत ही कम उम्र में हम ये देखते हैं महाराजा रंजीत सिंह ने सब कुछ सीख लिया। काबिलियत बहुत ही कम उम्र में आ गई थी। 12 साल के थे जब इनके पिताजी का देहांत हुआ, और उसके बाद इनकी जो माता जी है राज कौर, ये जो मिसाल है सुकर चकिया मिसाल जो है ये बड़ी समृद्ध थी और काफी बड़ी थी, ठीक है। तो महाराजा रंजीत सिंह का जन्म इस मिसाल में हुआ था। ये बहुत बड़ा एडवांटेज था इनके लिए, क्योंकि इन्होंने बहुत कुछ सीखा। इनको मारने की भी बहुत ज्यादा कोशिश की गई। जब इनके पिताजी का देहांत हुआ, गद्दी के लिए हमेशा स्ट्रगल होती है, तो सोचा कि चल इसको मार देंगे हम, है ना। लेकिन 13 साल में हबाश खान को भेजा गया मारने के लिए। रंजीत सिंह ने इन्हीं का ही काम तमाम कर दिया। जितनी बाहर हिनखियों पर हमले हुए वो सारे हमले नाकाम हुए, इतने बहादुर थे। अब हम बात करते हैं दोस्तों सिख एम्पायर की। ये तो शुरुआती जीवन था, किस तरीके से महाराजा रंजीत सिंह का जन्म होता है और कैसे थे वो, ठीक है। अगर हम बात करें सिखों की, तो आपको पता ही है कि औरंगजेब की जो पॉलिसी थी सिखों के लिए बहुत अच्छी नहीं थी। सिखों और मुगल्स के बीच में काफी युद्ध हुए, जिसमें अल्टीमेटली सिख विजयी रहे। लेकिन औरंगजेब की जब मृत्यु होती है तो हम देखते हैं एम्पायर का डिसइंटीग्रेशन शुरू हो जाता है। मुगलों का डिसइंटीग्रेशन, मुगल एम्पायर जो है वो सिकुड़ने लगता है। अब इधर कौन है? मराठा। मराठाओं ने कमर तोड़ दी थी यहां पे, मुगलों की हालत खराब कर दी थी बाजीराव ने, समझ रहे हैं। तो 1739 तक मराठा एक बहुत बड़ी ताकत के रूप में उभरते हैं, समझ रहे हैं। सिखों की प्रॉब्लम यह होती है दोस्तों कि फर्रुख सियार जब आता है, ठीक है, मुगल एम्परर बनता है, तो फर्रुख सियार सिखों को बहुत ज्यादा परेशान करता है। सिखों की यहां पे हालत खराब हो जाती है, क्योंकि यह ऑर्डर होता है मुगलों का कि जहां पे भी सिख मिले उनको खत्म करो। बहुत बुरी हालत होती है, और सिख मुगल की जो राइवलरी है ये बढ़ती जाती है। और ये 1740, 1730, 1740 तक काफी समय तक सिखों को जंगलों में छुपना पड़ता है। इतनी बुरी हालत होती है। लेकिन उसके बाद हम ये देखते हैं सिखों का उदय होता है, क्योंकि मुगलों का यहां पे विघटन शुरू हो गया है। मुगलों की पावर अब बहुत ही कम हो गई है। तो यहां पे सिख के बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स, लैंड ओनर्स, वॉरियर्स, जिनके पास स्किल्स है वो आते हैं, और उसके बाद सिख एम्पायर को, मतलब सिखों को वापस रीऑर्गेनाइज करते हैं, समझ रहे हैं। फिर हम देखते हैं कि 1761 में जो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत होती है, ये एक और टर्निंग पॉइंट। कैसे एक और टर्निंग पॉइंट? थर्ड बैटल ऑफ पानीपत दोस्तों जो 1761 में लड़ी गई, इसमें मराठाओं की शक्ति जो है वो कम हो गई है ना। 10 साल लगे मराठाओं को रीऑर्गेनाइज करने में। अब यहां पे
सिख एम्पायर जो है, ठीक है, वो भी रीऑर्गेनाइज हो रहा था। और सिख एम्पायर अब्दाली के बाद ये वाला जो एरिया था, ठीक है, बहुत सारे एरिया में यहां पे दुर्रानी डायनेस्टी के शासक थे। अब्दाली तो चला गया था। देखिए, जो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत लड़ी गई थी उसमें अहमद शाह अब्दाली को भी बहुत ज्यादा नुकसान झेलना पड़ा था। तो अब्दाली चला गया वापस अफगानिस्तान, मॉडर्न अफगानिस्तान को उसको फाउंडर बोला जाता है ना। अहमद शाह अब्दाली की बायोग्राफी मैंने रिव्यू किया, आप देख लीजिएगा। अब्दाली तो वापस अफगानिस्तान चला गया, यहां पे अपने रूलर्स को छोड़ गया था। ये नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर और ये जो पूरा का पूरा पेशावर, यहां पे अपने रूलर्स को छोड़ गया था। अच्छा, इसके बाद हम देखते हैं कि ये जो पूरा का पूरा जो बाद में सिख एम्पायर पूरा बनेगा, ये 14 मिसाल्स में डिवाइडेड था, जिसमें से मिसाल्स मतलब प्रोविंसेस, स्टेट्स, राज्य, समझ रहे हैं। ये 12 राज्यों में डिवाइडेड था और ये 12 के 12 राज्य कौन कंट्रोल करता था? सिख कंट्रोल करते थे, सिख लीडर्स कंट्रोल करते थे। तो इन्हीं को ही 12 मिसाल्स बोला जाता था। और इन्हीं में से एक मिसाल, सुरचकिया मिसाल में महाराजा रंजीत सिंह का जन्म हुआ। यह चीज आप समझे, बहुत ही बढ़िया। टोटल 14 मिसाल थी, ठीक है, लेकिन इसमें से 12 मिसाल जो थी वो सिखों के कंट्रोल में थी और एक मिसाल मुस्लिम और एक ब्रिटिश। अच्छा, ब्रिटिश का क्या चल रहा था, समझ रहे हैं, ये सब मैं आपको बता चुका हूं। ब्रिटिश का क्या चल रहा था? ब्रिटिश का देखिए, ब्रिटिश ने अपना आधिपत्य भारत में अब पूरी तरीके से स्टैब्लिश कर लिया था, ठीक है। कुछ ही एम्पायर्स बचे थे जो उनको उनको मतलब हराना था। ब्रिटिश ने सबसे पहले यहां पे बैटल ऑफ प्लेसी में 1757 में बंगाल को लिया, बैटल ऑफ प्लेसी में बंगाल को हराया। 1764 में अवध, बंगाल और मुगल्स, इन तीनों को हराया। तो नॉर्थ रीजन में पूरा कंट्रोल ब्रिटिश का हो गया। इधर फ्रांस का काम तमाम किया, कार्नेटिक वॉर्स लड़े, फ्रांस का काम तमाम, भारत की बात कर रहा हूं, भारत में 3 कार्नेटिक वॉर्स हुए थे ना 1764 में, वो भी खत्म हुआ। तो इधर फ्रांस का काम तमाम, 1759 में बैटल ऑफ वैदिशा लड़ी गई, फ्रांस गए। इधर डच का भी काम तमाम, बैटल ऑफ बडेरा लड़ी गई, तो डच का भी काम तमाम। इधर बैटल ऑफ स्वाली, जो कि मैंने कवर की हुई है, बैटल ऑफ स्वाली लड़ी गई, पुर्तगालियों का काम तमाम। तो अल्टीमेटली सिर्फ एक ही पावर थी यहां पे जो बहुत बड़ी थी, बाहरी शक्ति की बात करें, वो थे ब्रिटिशर। ये चीज आप समझे। अब हम ये देखते हैं दोस्तों कि ब्रिटिशर ने अभी तो फ्रांस को हरा रहे हैं, पुर्तगालियों को हरा रहे हैं, भारत में भी उन्होंने बैटल ऑफ प्लेसी, बैटल ऑफ बक्सर लड़ी, इधर भारत के रूलर्स का काम तमाम किया। इधर मराठा बहुत बड़ी ताकत थे, तो 3 एंग्लो मराठा वॉर हुए दोस्तों। पहला 1775 से लेकर 1782 तक, जिसमें मराठाओं की जीत हुई। दूसरा 1803 से लेकर 1805 तक, इसमें अपर हैंड ब्रिटिश को रहा। और अल्टीमेटली 1818 में हम देखते हैं मराठाओं को पूरी तरीके से हरा दिया गया, मराठा को ही खत्म कर दिया। पेशवा का जो टाइटल था वो मिटा दिया। और यहां पे हम देखते हैं कि पेशवा को बोला कि अब आप कानपुर में, बिठूर में रहिए, समझ रहे हैं। तो ये मराठाओं ने, ब्रिटिशर ने मराठाओं को हरा दिया। दूसरी बहुत बड़ी ताकत कौन थी? टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान, ब्रिटिशर किसी से नहीं डरते थे, आपको बताना चाहता हूं। भले ही मराठा बहुत ही तगड़ी ताकत थे और बहुत बड़े थे, लेकिन ब्रिटिशर उनसे भी लोहा ले सकते थे। सिर्फ एक इंसान था और एक ऐसी डायनेस्टी थी जिससे ब्रिटिशर खौफ खाते थे, वो थे टीपू सुल्तान और हैदर अली। हैदर अली के बेटे थे टीपू सुल्तान, दोनों की बायोग्राफी मैंने रिव्यू की है। तो टीपू सुल्तान से बहुत ज्यादा डरते थे। 4 एंग्लो मैसूर वॉर हुई। इधर नॉर्थ को तो पूरी तरीके से जीत ही लिया है ब्रिटिशर ने, इधर साउथ में टीपू सुल्तान खड़े थे। 4 एंग्लो मैसूर वॉर 1799 आते आते, ये वही डेट है जब सिख एम्पायर को पूरा कंसोलिडेट कर लिया गया। 1799 आते आते जब चौथा एंग्लो मैसूर वॉर 1799 में होता है, साउथ को भी यानी कि टीपू सुल्तान को भी जीत लिया, समझ रहे हैं। अब ये पूरी अलग कहानी है। हालांकि एंग्लो मैसूर वॉर हारने के सबसे बड़ा, टीपू सुल्तान हारते ही नहीं, वो तो बड़े टैलेंटेड इंसान थे। उन्होंने तो मिसाइल का, थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर में जब ब्रिटिशर ने देखा अरे मिसाइल से हमला हो रहा है, मिसाइल से हमला कर रहे थे टीपू सुल्तान, इतने टैलेंटेड थे कि उन्होंने तो मिसाइल बना ली थी, लेकिन हारे क्यों? हमको तो अपनों ने धोखा दिया, गैरों में कहां दम था, ऐसी कुछ कहावत है ना। तो यहां पे निजाम और मराठा ब्रिटिशर के साथ मिल गए थे, जिसकी वजह से टीपू सुल्तान की हार हुई और अल्टीमेटली फिर बाद में ब्रिटिशर ने मराठाओं को हरा दिया। तो भारत में सबको हरा चुके हैं ब्रिटिशर, कौन बचा है? सिर्फ और सिर्फ सिख एम्पायर। यही एक ऐसा अकेला एम्पायर था जिसको ब्रिटिशर नहीं हरा पाए थे। और 1799 में, ये आप देख लीजिए दोस्तों, ठीक है, ये पूरा का पूरा एरिया सिख जो है वो कंट्रोल करते थे। अच्छा, ब्रिटिशर ने एक ट्रीटी साइन की थी महाराजा रंजीत सिंह के साथ
कि आप सतलज से आगे नहीं बढ़ सकते हैं, सतलज के साउथ में आप बिल्कुल भी नहीं आ सकते हैं भैया। लैंड ऑफ 5 रिवर्स है ना पंजाब, तो सतलज से आगे नहीं, सतलज से पीछे ही रहेंगे। मतलब आपको एक तरीके से जो मेन इंडिया है, सेंट्रल इंडिया, नॉर्दर्न इंडिया, वहां पे एंट्री नहीं मिलेगी। अभी सिखों और ब्रिटिशर के हम रिश्तों की बात करते हैं, समझ रहे हैं। तो महाराजा रंजीत सिंह ने क्या किया, ये तो ब्रिटिशर की कहानी की, ब्रिटिश अभी इस समय क्या है, उसकी कंडीशन कैसी है। महाराजा रंजीत सिंह ने क्या किया, कंसोलिडेशन। जैसे मराठा कॉन्फेडरेसी थी, सेम वैसे ही महाराजा रंजीत सिंह ने इन 12 की 12 मिसाल्स यानी कि प्रोविंस को मिला दिया, कंसोलिडेट कर दिया और 1799 में सिख एम्पायर बना दिया। तो ये माइटी सिख एम्पायर था जो कि बहुत ताकतवर था। सिख फोर्सेस एशिया की दूसरी सबसे बड़ी फोर्सेस थी। जब सेकेंड एंग्लो सिख वॉर हुआ ना, सिखों की जो फोर्सेस थी, 80,000 सिपाही थे सिखों की फोर्सेस में, और बहुत ही एफिशिएंट फोर्स थी। और द क्रेडिट गोज टू महाराजा रंजीत सिंह। सिर्फ और सिर्फ 19 साल के थे महाराजा रंजीत सिंह। 1799 में महाराजा रंजीत सिंह ने सारी मिसाल्स को मिलाया, सिख एम्पायर की स्थापना की और अपने आप को महाराजा ऑफ पंजाब जो है वो घोषित किया। समझ रहे हैं। अब आपको पता ही है कि पंजाब रीजन गिफ्टेड है भैया। ग्रीन रेवोल्यूशन भी तो पंजाब और हरियाणा से शुरू हुआ था। गिफ्टेड है क्यों, क्योंकि यहां पे नदियां बहती हैं, झेलम, चेनाब, रावी, बीस और सतलज। समझ रहे हैं। ये 5 रिवर जो है वो, ये 22 नहीं होगा, 20 होगा ये, ठीक है। 5 नदियां बहती हैं, तो बहुत ही प्रोडक्टिव है अगर हम बात करते हैं, ठीक है। तो ये सब कुछ, ऊपर से जितने लीडर्स थे, महाराजा रंजीत सिंह बहुत ही दूरदर्शी थे। वो जिसको भी रिक्रूट करते थे अपने आप में ही वो काबिल होता था। और अगर आपकी सरकार में काबिल लोग हैं तो अल्टीमेटली आपका एम्पायर बढ़ेगा ही बढ़ेगा। समझ रहे हैं। अब हम ये देखते हैं कि अहमद शाह अब्दाली डायनेस्टी, मतलब अब्दाली डायनेस्टी जो दुर्रानी डायनेस्टी थी, यहां पे जब थर्ड बैटल ऑफ पानीपत वो जीत के गया था, तो उसके बाद यहां पे रूलर्स को भी छोड़ के गया था कि हमारे भी यहां पे तुम रूल करोगे। तो सिखों ने क्या किया कि इन सबको खदेड़ दिया। महाराजा रंजीत सिंह ने इन सबको खदेड़ दिया और उसके बाद एक्सपेंशन शुरू किया। समझ रहे हैं। सबसे अच्छी बात यह थी महाराजा रंजीत सिंह की कि हर तबका इनका साथ देता था। मुस्लिम भी इनका साथ देते थे, ब्राह्मण्स भी इनका साथ देते थे और सिख तो साथ देते ही देते थे। इनफैक्ट ब्रिटिशर भी इनका साथ देते थे, ठीक है। तो यहां पे 1797 से ही, जब 17 साल के थे सिर्फ और सिर्फ महाराजा रंजीत सिंह, अफगानी डायनेस्टी को इन्होंने तर-बितर करना शुरू कर दिया था। उस समय जो मुस्लिम रूलर शाह जमान था, ठीक है, अहमद शाह अब्दाली डायनेस्टी का, उसने पंजाब को एनेक्स करने की कोशिश की, लेकिन शाह जमान को पीछे खदेड़ दिया गया। और हम देखते हैं कि अफगानिस्तान और महाराजा रंजीत सिंह, इन दोनों की राइवलरी चलती रही, लेकिन एक बार भी अफगानिस्तान यानी कि जो अब्दाली डायनेस्टी थी, एक बार भी वो सक्सेसफुल नहीं हो पाए कि आके यहां पर रंजीत सिंह को कोई नुकसान पहुंचा सके, बल्कि अब्दाली डायनेस्टी के बहुत सारे एरिया रंजीत सिंह ने ले लिए थे। समझ रहे हैं, उल्टा हो गया था यहां पे। तो हम ये देखते हैं कि अब इन्होंने पहले कंसोलिडेट किया, इन्होंने सारी मिसाल्स को अपने साथ लिया इन्होंने, और उसके बाद एक्सपेंशन शुरू किया। और ये सब 1797 से हो गया था, ठीक है। 1799 में, 1799 में सबसे बड़ा इवेंट हुआ जब इन्होंने लाहौर पे कब्जा कर लिया। एक और मिसाल्स भंगी सिक्स जो है वो कंट्रोल करते थे, लाहौर पे कब्जा ले लिया और लाहौर पे कब्जा कर लिया। और ये सबसे बड़ी जीत थी महाराजा रंजीत सिंह। और 1800 में इन्होंने अपने आप को महाराजा ऑफ पंजाब घोषित कर दिया। इनकी बाकायदा कोरोनेशन सेरेमनी हुई, और इनकी कोरोनेशन सेरेमनी से सब इतना ज्यादा खुश थे, गुरुद्वारे में प्रेयर्स हो रही हैं, मस्जिदों में प्रेयर्स हो रही हैं, मंदिरों में प्रेयर्स हो रही हैं, ऐसे थे। इतना जबरदस्त दबदबा था महाराजा रंजीत सिंह। हालांकि बहुत सारे हिस्टोरियंस, अगर आप मुस्लिम अकाउंट्स देखें तो महाराजा रंजीत सिंह को एज अ विलन दिखाते हैं, ठीक है। बहुत सारे हिस्टोरियंस के अलग अलग मत है, लेकिन जो मोस्ट कॉमन है वो यही है जो मैं आपको बता रहा हूं। समझ रहे हैं। अब हम ब्रिटिश और सिखों की बात करते हैं, ठीक है। ये आप देख लीजिए, ठीक है। 1802 में फिर इनकी जो पूरी की पूरी कैंपेन है, पंजाब को पूरा का जीतना, जो अलग अलग मिसाल्स कंट्रोल करती हैं, अमृतसर को भी इन्होंने लिया, ठीक है। उसके बाद फिर अफगानिस्तान के बहुत सारे रीजन्स इन्होंने लिए। लेकिन यहां पे हमको देखना है कि अभी ब्रिटिश भी है ना भारत में, तो ब्रिटिश और महाराजा रंजीत सिंह के कैसे रिश्ते हैं। देखिए, महाराजा रंजीत सिंह यकीनन बहुत ही जबरदस्त लीडर थे, लेकिन उनकी एक गलती थी। वो गलती क्या थी कि वो ब्रिटिशर के कामों में हस्तक्षेप नहीं करते थे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह थी।
अगर महाराजा रंजीत सिंह ने डायरेक्टली ब्रिटिशर से लोहा लिया होता और उनसे युद्ध किया होता तो शायद ब्रिटिशर एक्सपैंड नहीं कर पाते और वो भाग जाते। लेकिन प्रॉब्लम यह थी कि महाराजा रंजीत सिंह ने ब्रिटिशर के कामों में हस्तक्षेप ही नहीं किया। क्यों? क्योंकि ब्रिटिशर की सेना बड़ी थी। महाराजा रंजीत सिंह को पता था कि अगर मैं ब्रिटिश से लड़ूंगा बेकार में मेरी सेना को बहुत ज्यादा नुकसान झेलना पड़ेगा, मेरे लोग मारे जाएंगे, इससे अच्छा है शांत रहो, मैं अपना एक्सपैंड करता हूं। भैया ब्रिटिश ने पूरी ट्रीटी 1806 में साइन की थी ना कि आप साउथ ऑफ द सतलज रिवर ये हमारा एरिया रहेगा, आप एक्सपैंड नहीं कर सकते। तो महाराजा रंजीत सिंह सतलज के उस पार ही रहते थे। जहां ब्रिटिश दिखता था उनको महाराजा रंजीत सिंह से कई बार मदद मांगी। जब एंग्लो नेपाल वॉर हुए तो नेपाल के राजा ने महाराजा रंजीत सिंह से मदद मांगी, लेकिन जब महाराजा रंजीत सिंह ने देखा कि ब्रिटिश इन्वॉल्व है उन्होंने कन्नी काट ली। जहां जहां ब्रिटिश होते थे वहां वहां महाराजा रंजीत सिंह नहीं। अब इसके मत दो हैं, देखिए बहुत सारे हिस्टोरियंस कहते थे कि यह गलत था, महाराजा रंजीत सिंह को मदद करनी चाहिए थी, क्योंकि इसी वजह से ब्रिटिश एक्सपैंड कर लिया, पूरे भारत में एक्सपैंड कर लिया और सिख एम्पायर अकेला पड़ गया, सिख एम्पायर को हरा दिया उसने 1846 1848 आते आते। कुछ लोग कहते हैं महाराजा रंजीत सिंह ने बिल्कुल सही किया। भाई वो क्या करते, ठीक है, बेकार में अगर वो ब्रिटिशर से भिड़ते, ब्रिटिशर की सेना बहुत बड़ी थी, पूरे भारत में फैली हुई थी, यूरोप में ब्रिटिशर थे, अलग अलग कॉलोनीज थी, वो वहां से सेना मंगा लेते और रंजीत सिंह के बेकार पे हमला करते, पूरा पंजाब रंजीत सिंह के हाथ से चला जाता। तो उन्होंने अपने एम्पायर को बचाने के लिए जो करना था वो किया, लेकिन कुल मिला के जहां ब्रिटिशर इन्वॉल्व होते थे वहां रंजीत सिंह बिल्कुल भी लड़ने नहीं जाते थे, चाहे कोई भी मदद मांगता था। समझ रहे हैं? तो ये चीज थी, ये रिलेशन थे। ब्रिटिश रिस्पेक्ट करते थे महाराजा रंजीत सिंह कि महाराजा रंजीत सिंह रिस्पेक्ट करते थे ब्रिटिशर की। और 1818 में पाकिस्तान, आज का जो पाकिस्तान है, वहां पे मुल्तान ले लिया, ठीक है। उसके बाद पूरा पेशावर, बारी दोआब का रीजन पूरा का पूरा अफगान्स को हरा दिया, ठीक है। अफगानों की बात करें दोस्तों, और हाँ कश्मीर रीजन को भी आप देख रहे हैं ना, ये पूरा का पूरा एरिया देख लीजिए, ठीक है। पूरा का पूरा सिख एम्पायर था, तो कश्मीर, पेशावर, लाहौर, मुल्तान, आज का पंजाब, ये सब कुछ किसके पास था? महाराजा रंजीत सिंह के पास, ठीक है। तो हम यहां पे देख रहे हैं कि अफगानों से कई बार कॉन्फ्लिक्ट हुआ, 1813 में, 1823, 1834 और फाइनली 1837 में, 1837 में। लेकिन हर बार महाराजा रंजीत सिंह जीते। जब भी अफगान रेड करते थे वो कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाते थे। यहां तक कि दोस्त मोहम्मद ने महाराजा रंजीत सिंह की, दोस्त मोहम्मद जो कि अफगानिस्तान का ही रूलर था, उसने महाराजा रंजीत सिंह की सॉवरेनिटी तक एक्सेप्ट कर ली, ठीक है। और हर साल 1 लाख रुपए देता था एज अ रेवेन्यू पेमेंट। 1837 में फाइनल बैटल ऑफ जमरूद हुई थी, ठीक है। हालांकि इसमें दोस्तों आपको बताना चाहता हूं कि हुआ क्या था। देखिए 1800 से अगर बैटल ऑफ 1837 और 1838 में हुआ क्या था कि अफगानिस्तान में एक तख्ता पलट की कोशिश की गई थी, ठीक है। तख्ता पलट की कोशिश की गई थी तो शायद शाह शुजा था, वो भागा, और ये तख्ता पलट की कोशिश दोस्त मोहम्मद ने ही की थी, और उसने मदद मांगी महाराजा रंजीत सिंह और ब्रिटिशर ने। तो ब्रिटिश प्लस शाह शुजा प्लस महाराजा रंजीत सिंह, इन तीनों ने जाके अफगानिस्तान में जो तख्ता पलट हुआ था उसको हराया। लेकिन इससे महाराजा रंजीत सिंह को कुछ हासिल नहीं हुआ। ऐसा नहीं है कि जब यहां पे तख्ता पलट को रोका और शाह शुजा को वापस गद्दी पे बैठाया तो महाराजा रंजीत सिंह को बहुत कुछ बड़ा एरिया मिल गया हो या कुछ ऐसी ट्रीटी कर ली हो ब्रिटिशर ने। ब्रिटिशर का क्या था आपको पता? ब्रिटिशर की स्ट्रैटेजी क्या रहती थी? ब्रिटिशर युद्ध करते थे, फिर तुरंत संधि कर लेते थे, फिर वो अपनी संधि को तोड़ देते थे, फिर युद्ध करते थे, फिर तुरंत संधि कर देते थे। इससे क्या होता था? एम्पायर जो था, दूसरा एम्पायर, वो कमजोर होता जाता था, ठीक है, और अल्टीमेटली दूसरे या तीसरे युद्ध में हरा देते थे। जितने भी ब्रिटिश ने युद्ध किए हैं भारत में, एक नहीं किए हैं, 2, 3, 4 ऐसे किए हैं, एक में कभी उन्होंने नहीं निपटाया। और ये सोची समझी स्ट्रैटेजी थी ब्रिटिशर की, युद्ध करो संधि करो, युद्ध करो संधि करो, फिर पूरे एम्पायर को अपने पास ले लो जब बहुत वीक हो जाए। और यही सिखों के साथ किया। जब तक महाराजा रंजीत सिंह जिंदा थे तब तक तो ब्रिटिशर की कोई हिम्मत नहीं हुई, लेकिन जैसे ही महाराजा रंजीत सिंह का देहांत होता है, सिखों में पावर स्ट्रगल शुरू होती है, तुरंत यहां पर ब्रिटिश हमला बोल देती है, और उसके बाद 2 एंग्लो सिख वॉर लड़े जाते हैं, और 1849 आते आते पूरा पंजाब जो है वो ब्रिटिश के पास आ जाता है। बड़ी दिक्कत। तो ये सब कुछ हो रहा था, समझ रहे हैं? तो अफगानों से यहां पे लड़ाई लड़ी, लेकिन अफगानों पे हमेशा भारी पड़े, और पूरे पाकिस्तान और आज का जो पंजाब है वो महाराजा रंजीत सिंह के पास था। समझ रहे हैं? तो ये सब कुछ हुआ। अब हम ये देखते हैं इनका एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था। कमाल का इनका एडमिनिस्ट्रेशन बताया जाता है। सबसे बड़ी बात है, रिलीजियसली टॉलरेंट थे ये। हर रिलीजन के लोग पंजाब में रह सकते थे, इनके यहां काम कर सकते थे। इनफैक्ट इनका जो मंत्रिमंडल था सारे धर्मों के लोग थे उसमें। समझ रहे हैं?
यहां पे दोस्तों सिख, हिंदू, मुस्लिम हर कोई अलाउड था और हर कोई अपने धर्म का पालन कर सकता था। तभी मुस्लिम, सिख और हिंदू तीनों ही गुट जो है वो सपोर्ट करते थे किसको? महाराजा रंजीत सिंह। जो ये बोले वो पत्थर की लकीर। हर मंदिर साहिब में हमेशा ये बहुत ही बढ़िया भव्य सेलिब्रेशन करते थे जब भी ये कोई प्रांत को जीत के आते थे। समझ रहे हैं? इनकी आर्मी भी कमाल थी। अगर हम इनकी आर्मी की बात करें दोस्तों, तो इनकी आर्मी में पॉलिश, रशियन, स्पेनिश, प्रूशियन, फ्रेंच ऑफिसर्स थे और यहां पे ब्रिटिशर को भी शामिल किया जाता था। तो अच्छे रिश्ते थे एक तरीके से ब्रिटिश और सिख, लेकिन ब्रिटिश बड़े चालू थे, बड़े धूर्त थे। जैसे ही महाराजा रंजीत सिंह का देहांत हुआ, उन्होंने अपनी चालें चलनी शुरू कर दी। हर तबके के लोग, हिंदू, मुस्लिम, यूरोपियंस, इनका मंत्रिमंडल देखिए। वजीर सबसे बड़ी पोस्ट होती थी महाराजा के बाद। प्राइम मिनिस्टर देखिए, डोगरा थे, डोगरा हिंदू डायनेस्टी, डोगरा ध्यान सिंह। फॉरेन मिनिस्टर फकीर अजीजुद्दीन जो कि मुस्लिम थे। फाइनेंस मिनिस्टर दीनानाथ जो कि एक ब्राह्मण थे। ये इनका कोर्ट कॉम्पोजिशन था। तो आप खुद ही समझ रहे होंगे कि महाराजा रंजीत सिंह, सिख एम्पायर जो है हालांकि बहुत वक्त तक नहीं चला, लेकिन इतना बेहतरीन कैसे बना। गोल्डन एम्पायर एक तरीके से कह सकते हैं। समझ रहे हैं? तो ये सब चीजें, आर्मी भी इनकी कमाल थी। एशिया की सबसे बड़ी, दूसरी सबसे बड़ी आर्मी थी। जागीर सिस्टम था, ठीक है, रेवेन्यू कलेक्शन होता था, टैक्स लेते थे, ये करेंसी चलाते थे, ये अपनी लैंड टैक्स होता था। तो इससे क्या होता था? देखिए, जाहिर सी बात है कि एक एम्पायर की जो ताकत है वो सेना में और पैसे में होती है। अगर दोनों ही चीजें बहुत ही बढ़िया है तो आप कभी भी, देश हो चाहे एम्पायर हो, हरा ही नहीं पाएंगे। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग में बहुत ही कमाल का काम किया यहां पे। ठीक है, हम ये देखते हैं कि वेपन्स हो गए, इक्विपमेंट्स, म्यूनिशंस, ये सारी के सारे पंजाब में ही बनते थे। और इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत ज्यादा ध्यान दिया 1800 के बाद, बहुत सारी फैक्ट्रीज बनाई। ठीक है, तो आर्मी को बड़ा स्ट्रांग किया ताकि बाहर से इन्वेजन ना हो पाए। ठीक, और ये बहुत लोग एडमायर भी करते थे। लेकिन 1839 में दोस्तों हम देखते हैं, 1830 में इनको एक स्ट्रोक पड़ा, ठीक है, और 1839 में 27 जून 1839 में इनकी मृत्यु हो गई। और इसके बाद प्रॉब्लम शुरू हो गई। प्रॉब्लम क्या शुरू हो गई? यहां पे पावर स्ट्रगल शुरू हो गया। महाराजा रंजीत सिंह के जो बेटे थे, एक एक करके 3 बेटे आए, तीनों को मार दिया। 3 बेटे गद्दी पे बैठे, तीनों को मार दिया। और अल्टीमेटली राजमाता जींद कौर ने, जींद कौर के कोख में, जो कि महाराजा रंजीत सिंह की विडो थी, महाराजा रंजीत सिंह की बहुत बीवियां थी, ठीक है, काफी उन्होंने शादी की थी और 8 बच्चे थे, है ना। तो जब राजमाता जींद कौर गद्दी पे बैठी तो उनकी कोख में जो महाराजा रंजीत सिंह का बेटा था, अभी वो पैदा नहीं हुआ है ना, कोख में ही पल रहा है, दुलीप सिंह। तो यहां पे जब तक दुलीप सिंह पैदा नहीं होता, जब तक वो सारे राजगुण नहीं सीखता, तब तक राजमाता जींद कौर रहेंगी। लेकिन पावर स्ट्रगल थी, ब्रिटिशर ने हमला बोल दिया। तो पहला एंग्लो सिख वॉर हुआ 1845 से लेके 1846 तक। इसमें ट्रीटी ऑफ लाहौर साइन की गई। ट्रीटी ऑफ लाहौर के तहत, ये बड़ी ह्यूमिलिएटिंग ट्रीटी थी, सिखों से बहुत सारे एरिया छीने, 1.5 करोड़ रुपए एज एन इंडेमनिटी ऑफ वॉर। ब्रिटिशर ने बोला कि जो तुमने हमारे ऊपर इतना ज्यादा हमारा नुकसान किया है, 1.5 करोड़ रुपए दो। अब इसमें से ब्रिटिशर ये सिख जो है 50 लाख रुपए तो दे पाए, लेकिन 1 करोड़ तो नहीं दे पाए, क्योंकि 1.5 करोड़ उस समय बहुत, आज भी बहुत बड़ी रकम, उस समय तो और बड़ी रकम। तो 1 करोड़ कहां से देंगे? कश्मीर ले लो। तो कश्मीर को यहां पे ब्रिटिश ने 75 लाख रुपए में राजा गुलाब सिंह, जो कि डोगरा डायनेस्टी के राजा थे, उनको बेच दिया। और यहां पे राजमाता जींद कौर को पेंशन दे दी, 8 लाख रुपए पेंशन पकड़ो और दोबारा मत आओ यहां पे। अब इसी के लिए, इसी इतनी ह्यूमिलिएटिंग ट्रीटी थी, 1848 में फिर दूसरा एंग्लो सिख वॉर हो गया। और 1814, अब इस समय जब पहलो एंग्लो सिख वॉर हुआ था तो इसमें लॉर्ड हार्डिंज थे, दूसरे में लॉर्ड डलहौजी आ गए। लॉर्ड डलहौजी की तो मंशा सभी को मालूम है, वो तो एक्सपेंशनिस्ट उसकी पॉलिसी थी। तो लॉर्ड डलहौजी ने अल्टीमेटली 1849 आते आते सिखों को हरा दिया और पूरा सिख एम्पायर जो है वो ब्रिटिश के पास चला गया। और दुलीप सिंह जो रंजीत सिंह के बेटे थे, वो तो बहुत छोटे थे ना, दुलीप सिंह को इंग्लैंड भेज दिया कि अब ये बहुत छोटा है, इसको इंग्लैंड भेजो, आराम से वहीं पढ़ाई करे। और ऐसा बोला जाता है बाद में दुलीप सिंह ने ईसाई धर्म एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन फिर वो भारत है, और जब भारत है तो भारत प्रेम जागा, वापस सिख हो गए और बहुत जमीनें थी, उसके बाद वो एक जमींदार बन गए। तो ये कहानी थी सिख एम्पायर की, महाराजा रंजीत सिंह की। इन शॉर्ट पूरा कंसोलिडेट किया और उसके बाद कमाल का इनका रूल था। लेकिन इनकी मौत के बाद, इनकी मृत्यु के बाद, ये पूरा एम्पायर जो है वो बिखर गया पावर स्ट्रगल के चलते। अब यहां वही बात आ जाती है, अगर महाराजा रंजीत सिंह शायद पहले युद्ध कर देते या पहले ब्रिटिशर को रोक देते, तो हो सकता है ब्रिटिश भाग जाते यहां से, या मतलब सिखों को तो बिल्कुल एनेक्स नहीं कर पाते।
क्योंकि सिख ऐसा आखिरी इंडिपेंडेंट एम्पायर था सिख जिसको एनेक्स किया था यहां पे ब्रिटिशर ने। समझ रहे हैं? तो ये कहानी थी महाराजा